don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे कि हम एयरफोर्स मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और ये वो क्वेश्चन है अगर आप इन्हीं गाइडलाइंस पे आप चलोगे तो आपको आपके एग्ज़ाम में इन्हीं पैटर्न पे और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आगे चलते हैं। जो आपका सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 2 में तो हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 साइन इनवर्स एन 2x द फाइंड द डोमेन। अगर हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बात करते हैं तो ये होता है आपका प्रांत। चलो प्रांत के बारे में अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन हमारे पास है साइन, अगर देखा जाए यहाँ पे साइन इनवर्स एन 2x। क्लियर है? अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स एन 2x का जो हमारे पास है डोमेन, जो हमारी रेंज होती है, रेंज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वो होती है आपके पास है नेगेटिव एन π/2 और साइन एन इनवर्स एन x और ये पॉजिटिव के π/2, यही होती है बच्चे। अगर देखा जाए यहाँ पे अगर हम साइन तो x, तो ये हमारे पास नेगेटिव 1 एन इक्वल नाउ x एन पॉजिटिव 1। क्लियर? बट यहाँ पे हमारे पास क्या है 2x। अगर हम 2x के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा निगेटिव के 1 एंड 2x और 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा निगेटिव एंड 1/2 और x एंड पॉजिटिव 1/2। तो आपको पता है कि आपके पास जो डोमेन होगा वो आपका निगेटिव 1/2 से पॉजिटिव के π/2 तक होगा। तो आपका डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉस 4x है नेगेटिव एंड साइन 4x। अब अगर देखा जाए तो कॉस 4x और नेगेटिव एंड साइन 4x को मैं राइट कर सकता हूं कि कॉस एन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और नेगेटिव एंड साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। आप ये एक अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है जिसको हम वन टाइम ऐड एंड वन टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस एन स्क्वायर एक्स एंड पॉजिटिव साइन स्क्वायर एक्स और इनटू और कॉस स्क्वायर एक्स निगेटिव एंड साइन स्क्वायर एक्स। ये जो वैल्यूज है ये तो आपके 1 बन चुकी है और ये आपके पास क्या वैल्यू होती है कॉस एन 2x। तो आपका राइट आंसर होगा कॉस 2x, ए आपका राइट आंसर। सेट नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी एंड 3 डिजिट इवन नंबर can be formed and using the digit 1, 2, 3, 4 and 5 when the repetition of the digit is not allowed। ऐसे क्वेश्चन आपको आपकी क्लास में आपको बताए गए हैं। देखो हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 और हमें जो नंबर बनाना है वो 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर अगर हमें बनाना है तो 3 बॉक्स आपको ड्रॉ कर लेने हैं। इवन नंबर यानी अगर 3 डिजिट नंबर में कोई वो इवन नंबर होना चाहिए तो आपको ये भी पता है कि यूनिट डिजिट में आपके पास 2 एंड 4 प्रेजेंट होने चाहिए। 2 एंड 4 प्रेजेंट होंगे तभी ये आपका एक इवन नंबर बनेगा, यानी एक सम संख्या। तो यहाँ पे 2 एंड 4 टोटल नंबर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 में से 2 अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वेज यानी यहाँ पे तरीकों की संख्या कितनी है 2। 5 नंबरों में से अगर एक नंबर यहाँ यूज हो जाता है तो आपके 10 पोजीशन पे जो वेज होंगे 4 और यहाँ पे 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई यानी 3 मल्टीप्लाई 4 12 और 12 मल्टीप्लाई 2 24 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एन इफ x माइनस एन 1/x पावर इज 18 एंड देन फाइंड द मिडिल टर्म। बिल्कुल ठीक है, आपको यानी ये जो क्वेश्चन है ये आपका बीटी यानी बाइनोमियल थ्योरम से पुटअप किया गया बच्चे, और ये एक्सपेंशन नेगेटिव एक्सपेंशन में गिवन है। और मिडिल टर्म मैंने आपको बताया था कि मिडिल टर्म जो आपका डिपेंड होता है वो नंबर यानी आपके एक्सपेंशन की पावर पे। पावर यहाँ पे आपके क्या है इवन। जब इवन है तो हमारे पास जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मिडिल टर्म इस एक्सपेंशन का जो होगा बच्चे वो होगा एन सी n/2। जब n r इक्वल टू एक इवन होगा, जब इवन होगा तो नॉर्मल हमारे पास हम यहाँ पे n कितना है 18 और c और 18/2 करेंगे 9, यानी r आपका 9 जो है वो एक आपकी ऑड संख्या है। जब ऑड संख्या है तो नेगेटिव एक्सपेंशन में आपका नेगेटिव साइन भी लगेगा।
तो इसलिए आपके पास नेगेटिव 18C9 ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, if x square upon n 100 n plus n y square upon 25 are equal to 1 then find the value of the lattice reactor। आप बच्चे ये जानते हो कि ये जो इलिप्स है ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन है। क्यों? इलिप्स की जो जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर एन प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन एन वी स्क्वायर आर इक्वल टू एन वन। अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ए जो है वो बी से ग्रेटर है, यानी ये जो इलिप्स बना हुआ है वो आपके एक्स एक्सिस से बना हुआ है। एक्सिस से बना हुआ है तो नॉर्मल अगर हम इसके लैटिस रिएक्टम नाभि लंब की लंबाई के बारे में बात करते हैं तो लैटिस रिएक्टम आर इक्वल टू जो होता है वो 2nv स्क्वायर अपॉन एन ए। यहाँ पे हमारा v स्क्वायर कितना है बच्चे 25, तो ये हमारे पास n2 मल्टीप्लाई n25। a हमारा कितना है यहाँ पे 100 है तो यानी a होगा 10, तो 10 और a हुआ बच्चे आपका 50 अपॉन n10। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास राइट आंसर आपका यानी लैटिस रिएक्टम कितना है 5, बी आपका राइट आंसर। आगे ना क्वेश्चन नंबर n6, if n 2 3 3 4 5 5 and 6 7 7 8 so what is the range। रेंज होती है बच्चे हमारे पास जो एक मिनिमम वैल्यू और एक आपकी मैक्सिमम वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारी रेंज के लिए बात करते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है वो आपका स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी से। तो हाईएस्ट जो है वो आपके पास है 8 और जो लोएस्ट है वो आपके पास है कितना n2, तो 8 माइनस n2 आर इक्वल टू जो रेंज होगी वो आपके पास 6, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एन साइन एक्स एन क्यूब। बिल्कुल ठीक है। लेट सपोज इस फंक्शन को y आर इक्वल टू एन साइन एन एक्स एन क्यूब अगर मैंने लेट किया, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट यानी डी वाई अपॉन एन डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंशिएट जो करेंगे वो हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चे आपके पास एन कॉस एन एक्स एन क्यूब। बट एक्स क्यूब का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर, तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो 3x स्क्वायर इंटू एन कॉस एन एक्स क्यूब, ये हमारा राइट आंसर। तो लेट्स सी देखते हैं कहाँ पे, यानी 3x स्क्वायर एंड कॉस एक्स एन क्यूब, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एंड इफ y आर इक्वल टू log x एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन डी स्क्वायर वाई अपॉन एन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि हमें जो डिफरेंशिएट करना है वो हमें 2 टाइम यानी डबल डिफरेंशिएट करना है। चलो ठीक है, अगर हम मैंने y आर इक्वल टू एंड log x आपको दिया हुआ है, अगर इसका 1 टाइम में डिफरेंशिएट करता हूँ तो डी वाई अपॉन एन डी एक्स आर इक्वल टू एन 1 अपॉन एक्स। अगेन मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ये डी स्क्वायर एन वाई अपॉन एन डी एन एक्स स्क्वायर आर इक्वल टू, ये मेरे पास है निगेटिव एन 1 अपॉन एन, ये कितना हो जाएगा बच्चे मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो निगेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इस फंक्शन को मैं एक्स की पावर निगेटिव के 1 भी राइट कर सकता हूँ, और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हो कि एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएट होता है यानी अवकलन वो हम कैसे करते हैं, तो इसलिए आपके पास सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एन इफ एन इंटीग्रेट एंड कोसेक स्क्वायर एक्स एंड डीएक्स। बिल्कुल ठीक है, ये तो हमारी एक डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पूछ ली गई है। अगर हम देखें कि हमारे पास इंडेफिनाइट एंड इंटीग्रेशन में जो हमारे पास इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा तो ये हमारा निगेटिव कोट एक्स होता है, तो निगेटिव कोट एक्स एन प्लस सी कॉन्स्टेंट लगेगा, तो आपका बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एंड 2 डाइज आर टोस्टेड। चलो ठीक है, 2 डाइज आर टोस्टेड देन द सम ऑफ द डिजिट एंड 5 व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ। आप जानते हो बच्चे अगर नॉर्मल हमारी 2 डाइज है, अगर 2 डाइजों के बारे में हम बात करते हैं 2 डाइज, तो मैक्सिमम जो कंडीशन हो सकती है वो 6 की पावर एन 2 आर इक्वल टू एन 36। अगर देखा जाए 2 डाइज को अगर हम टॉस करते हैं तो मिनिमम डाइस के पास जो नंबर होता है 1 और मैक्सिमम होता है कितना आपका 6, तो मिनिमम जो सम दे सकते हैं वो 2 और मैक्सिमम आपके 12। तो बिल्कुल ठीक है, यानी यहाँ पे सम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 and 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, यानी 2 डाइसों को अगर हम टोस्ट करो एक साथ टोस्ट करते हो तो जो मिनिमम सम आएगा उनके फेसेस पे यानी या तो 2 आएगा या फिर मैक्सिमम आपका 12। ना तो वो मैक्सिमम यानी 12 से ज़्यादा दे सकते हैं, ना ही वो 2 से कम। अब बातें आती है हमारे यानी फेवरेबल इवेंट्स के बारे में। तो फेवरेबल इवेंट्स यानी
ये क्या होगा आपका 1 and 2 3 4 5 and 6 5 4 3 2 1, ये सारी कंडीशन आपको क्लास के अंदर बताई गई हैं। सम अगर उन्होंने पूछा हुआ है सम यानी सम ऑफ द डिजिट 5, तो बच्चे 5 आपका कहाँ पे है सम ये, और इसके सामने जो फेयरवेल जो इवेंट्स है कितना है 4, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी जो बनी वो 4 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके 36, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 1/9 आपका राइट आंसर होगा। तो ये 1/9 यानी सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टू 1 एंड xn प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड निगेटिव एन 3/x-1। अगर बच्चे मैं लिमिट की वैल्यूज को पुट करता हूं तो ये मुझे मिला कितना 3-n3 अपॉन 1-n1, तो ये मेरे पास यानी 0/0 और 0/0 जो वैल्यूज होती है ये हमारे पास इनडिटरमिनेट वैल्यूज होती है। जब इनडिटरमिनेट वैल्यूज होती हैं तो हम लिमिट का प्रयोग नहीं करते, तो उसके बाद हम जो अप्लाई करते हैं वो है एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग लिमिट को हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया और हमने डिफ्रेंशिएट किया नॉमिनेटर में और डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर में। तो 1n प्लस एन 2x n प्लस एन 3x² अपॉन 1, लिमिट की वैल्यूज अगर मैं आप पुट करता हूं तो ये कितना 3 + 2 5n प्लस n1 यानी 6/n1 यानी 6 मेरा राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ एन एक्स वाई एंड जेड, मैं रो के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड ए बी सी एन एक्स प्लस वाई एंड वाई प्लस जेड समथिंग जो भी आपको दिया हुआ है, तो ठीक है। अगर देखा जाए मैं इस टाइप के, जब आपको क्लास में मैंने बताया था कि जो भी इस तरीके से डिटरमिनेंट आपको दिया जाता है वेरिएबल में, तो आप अपने अकॉर्डिंग में न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर लो। चलो मैंने यहाँ पे क्या करा कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू n2 और z आर इक्वल टू 3, सेम एज इट मैंने यहाँ पे a एन v और c, और मैंने यहाँ डिटरमिनेंट में वैल्यूज में पुट कर दिया। पुट करने पर मुझे डिटरमिनेंट जो मिला वो 1 n2 n3 और 1 2 3, और यहाँ पे मिला बच्चे आपके पास 2 4 and 6। आप देख रहे हो यहाँ पे डिटरमिनेंट के अंदर आपके 2 रो यानी 2 रो जो हैं, रो 1 एंड रो 2 ये आपके सेम है, तो पूरे डिटरमिनेंट की जो वैल्यूज आएगी वो आपके पास क्या होगी 0 होगी। आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी कोई भी न्यूमेरिकल नंबर यू कैन टेक यहाँ पे ले सकते हो, और राइट आंसर आपको मिल जाएगा 0 यानी सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ एन आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1n प्लस आई की पावर n प्लस n3, अगर मैं यहाँ से यानी आई की पावर अगर बच्चे मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से 1n प्लस और आई n प्लस एन आई की पावर n3, आप जानते हो कि आई की पावर n3 जो होता है वो आपके -1 माइनस आई के इक्वल होता है, तो माइनस आई ये आपका कैंसिल, 1 की मल्टीप्लिकेशन आपकी आई की पावर n से होगी, तो आपका आंसर होगा आईटा की पावर n, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल ठीक। अगर हम इस कॉम्बिनेशन फॉर्म यही हमारे पास पीएलसी में से यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से क्वेश्चन पुटअप किया गया हुआ या, तो ये हम राइट कर सकते हैं कि 20nc n प्लस n2 आर इक्वल टू n 20nc n माइनस n2। आपको एक प्रॉपर्टीज अगर मैं बता दूं बच्चे कि n x आर इक्वल टू nc और y, तो हम ये भी राइट कर सकते हैं कि xn प्लस n y आर इक्वल टू जो होता है वो n के इक्वल होता है। और उसी प्रॉपर्टीज को अगर मैं फॉलो करूं तो n प्लस n2 n पॉजिटिव n माइनस n2 आर इक्वल टू 20, तो 2 से 2 मेरा कैंसिल हो रही है, 2n आर इक्वल टू n20, सो n आर इक्वल टू आपका 10, और 10 आपका ऑब्जेक्टिव में कहाँ है, वे आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ एन वाई आर इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर एन प्लस एन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। तो हाईएस्ट जो डेरिवेट है वो आपके पास कहाँ है डी स्क्वायर, तो ऑर्डर कितना हुआ बच्चे आपके पास n2। जब अब इस हाईएस्ट डेरिवेट की जो पावर है वो है 1, तो डिग्री क्या हुई आपकी 1, तो 2n1 डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। आप सभी जानते हो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी 5 माइनस n12 एन आइटा। आपको मैंने बताया जब हमें इसका स्क्वायर रूट करना, मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों, क्योंकि जब भी हम इन स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आंसर आपका दोनों साइनों में पॉजिटिव और नेगेटिव में आता है। उसके बाद चलो मैंने यहाँ पे ये नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव यहाँ भी राइट कर दिया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको आपकी क्लास के अंदर बताई हुई है
चलो रियल पार्ट की अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो किससे, ए स्क्वायर माइनस एन वी स्क्वायर आर इक्वल टू 5, और 2ab की जो मैं कंपैरिजन करूंगा वो मैं उसके इमेजिनरी पार्ट यानी 12 से यानी 6 ए और v आर इक्वल टू 6, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आपका 6 होना चाहिए, एक तो आपका 1 और 6 है और एक आपका 3 और 2, तो 3 and 2, तो a की वैल्यूज हो गई 3 और v की वैल्यूज हो गई 2, और इनका प्रोडक्ट आपके 6 के इक्वल भी है, और a और b की वैल्यूज अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 9 माइनस एन 4 5 के इक्वल, तो कंडीशन सेटिस्फाई। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो पॉजिटिव निगेटिव, और ये 3 माइनस एन 2 आइटा, आप ऑब्जेक्टिव में देखो पॉजिटिव निगेटिव 3 माइनस एन 2 आइटा, वी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एन इफ एन 2x एन 4, हाँ ये जो वैल्यूज हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, बिल्कुल ठीक है। ये जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये भी आपकी 2/2 है और ये भी आपकी 2/2 है, जो हमारे पास है सेम ऑर्डर मैट्रिक्स हैं तो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन करेंगे तो 2x आर इक्वल टू 2 यानी x आर इक्वल टू 1, तो x आर इक्वल टू 1, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेट एंड सेक एक्स, यानी इस सेट में आपके पास इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन से दो क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, तो दो क्वेश्चन यानी सेक, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको पहले सेट में भी यही बताया था कि इंटीग्रेशन में यानी इंडेफिनाइट हो या इंडेफिनाइट, आपके मिनिमम 2 and 4 क्वेश्चन आपको मिले जाएंगे। मिनिमम 2 तो आपको मिलने 3 भी 4 यानी 4 आपको हो जाए। तो फाइंड, आप जानते हो कि सेक एक्स एंड जो इंटीग्रेट होता है वो आपका लॉग एंड सेक एक्स एंड प्लस एंड 10x, तो बिल्कुल ये प्रॉपर्टी। और थोड़ा अब इससे ये हमें पता चलेगा कि अगर हम डायरेक्ट थोड़ा उन प्रॉपर्टीज को भी फोकस करते हैं, चाहे वो इंडेफिनाइट की हो या आपकी डेफिनाइट की, तो आपको आंसर यानी 50% तो आपका वहाँ से आपकी प्रिपरेशन मिल जाती है, और 50% जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे आपका नॉलेज इंक्रीज भी होगी और कॉन्फिडेंस भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एंड इफ इंटीग्रेट एंड 1 अपॉन एन स्क्वायर रूट एंड 4 माइनस 9x स्क्वायर। चलो ठीक है, हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रेट, यहाँ से मैंने क्या किया बच्चे, यानी 1 अपॉन, और यहाँ से मैंने 9 को मैंने कॉमन ले लिया, 9 को कॉमन लिया तो स्क्वायर रूट में से 9 यानी 3 बाहर आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर बनेगा आपके पास एंड 4 अपॉन एन 9 और निगेटिव एन एक्स स्क्वायर। चलो कॉन्स्टेंट को मैंने बाहर कर दिया 1/3 और इंटीग्रेट, और इसके बाद 1 अपॉन, क्योंकि dx भी है बच्चे, dx भी राइट कर लो तो dx, और इसको मैंने राइट कर दिया 4/9 को यानी 2/n3 का होल स्क्वायर और निगेटिव एन एक्स स्क्वायर। और ये आपकी प्रॉपर्टीज होती है इंटीग्रेशन एंड 1 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसकी होती है, साइन इनवर्स है x अपॉन ए की, तो बिल्कुल ठीक है, यानी 1/n3 और ये बना आपके पास है साइन इनवर्स और x अपॉन ए कितना है 2/3, रेसिप्रोकल करके राइट करूंगा यानी 1/3 आर इक्वल टू नहीं 1/3 साइन इनवर्स, और ये आपके पास हो जाएगा बच्चे 3x अपॉन n2, क्योंकि ये मैंने रेसिप्रोकल करना है। तो आप देखो 1/3 साइन इनवर्स एंड 3x/n2, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos n a प्लस n pi/3 where a belongs to रियल नंबर। बिल्कुल ठीक है, रियल नंबर, तो बिल्कुल ठीक है मिनिमम वैल्यूज। और आप जानते हो कि जो इसके डोमेन यानी जो प्रांत होते हैं वो आपके -1 से +1 में होते हैं, क्लियर। -1 तो अगर कॉस के रेस्पेक्ट में जो वैल्यूज आपके पास आएगी वो -1, यानी इसका मतलब ये जो वैल्यूज है पूरी कॉस के रेस्पेक्ट में ये आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम क्या है आपकी -1, तो 3 मल्टीप्लाई -1 आर इक्वल टू -3 आपका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द सम ऑफ ऑल एंड 2 डिजिट नंबर इज। ठीक है, 2 डिजिट नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो आपके 10 से 11 और कहाँ तक जाते हैं 99, क्लियर। अगर 100 में से अगर मैं 10 नंबर को हटा दूं तो मेरे पास जो नंबर बचे वो 90, तो सम ऑफ 90 नंबर आर इक्वल टू 90 अपॉन n2। फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 10 और लास्ट टर्म कितना है 99, और ये सीरीज जो बनती है बच्चे एपी, तो एपी का ही सम ऑफ n टर्म मैंने अप्लाई कर दिया।
आगे देखा जाए तो ये हमारे पास 45 एंड मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 109, 45 मल्टीप्लाई कर लो तो बच्चे ये हो जाएगा आपके पास कितना 459। तो मोस्टली पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 4 यानी कितना 109 एंड 45। सो ये हो जाएगा आपके पास एंड 45 एंड 4 एंड 5 और 9 और 0 एंड 4, तो 5 9 4 9 5 45 और ये आपका 0 एंड 4 और 5 1 5 नॉर्मल, ठीक है। 9 4 आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे, तो देख लो 9 5 5 9 4 36, सॉरी ये हमारे पास, तो 9 4 36 और 6 4 10 और 10 0, 9 4 36 और 3 और ये हो जाएगा आपका 9 4 36 और 0 और ये 3 5 एंड 3 8 और 9 और 4 4905, तो 4905 यानी डी आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22, एनी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 5 and 3 ऑन द सर्किल। तो ठीक है, हमारे पास एक सर्किल आ गया और सर्किल और इस पॉइंट से यानी आउटसाइड एक पॉइंट पी मान लो जिसके कोऑर्डिनेट आपके 5 और 3 आपको दिए हैं और इससे एक यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। चलो ठीक है, हमें सर्किल की इक्वेशन दी गई है, तो हमारे पास जो सेंटर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी सेंटर आपके माइनस के जी और माइनस एन एफ आपके पास सेंटर होगा। बट हमें दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट एंड 5 3 एंड टू द सर्किल। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास जो होता है वो स्क्वायर रूट कितना होता है आपके पास x1 का होल स्क्वायर एन प्लस एंड y1 का होल स्क्वायर एन प्लस एंड 2gx1 एन प्लस एंड 2f y1 एन प्लस एन सी आर इक्वल टू, और लेंथ कितनी दी हुई है 7। अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x1 हमारे दिया हुआ है 5 और y1 हमें दिया हुआ है 3, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 25 एंड प्लस और 9 और यहाँ पे हम जी हमें दिया हुआ है 1 तो 5 यानी 10 और ये हो जाएगा आपका 3k और प्लस कांस्टेंट हमारे पास दिया हुआ है 17 r इक्वल टू 7। तो ये कितना हुआ 25 प्लस 9 34 44 और 61, तो ये आ चुका है हमारे पास एन 61 एन प्लस एन 3k r इक्वल टू 7। स्क्वायर में बहुत साइड करेंगे तो 61 एन प्लस एन 3k r इक्वल टू 49 और ये हमें मिल चुका है 3k r इक्वल टू एन 49 माइनस एन 61। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, तो नॉर्मल हमारे पास ये आ जाएगा 9 यानी 8, तो ये हमारे पास 11 में से तो आपके पास 9 यानी 2 और ये हो जाएगा आपके पास एंड 5 एंड 1 निगेटिव, सो के आर इक्वल टू -4 इज योर राइट आंसर। तो -4 वी आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एंड इफ थीटा बी एंगल एंड बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड रिलेशन इज ऑल्सो दिस। तो थीटा बिल्कुल ठीक है, अगर साइन एंड थीटा आर इक्वल टू एन ए वेक्टर एंड वी वेक्टर नाउ अपॉन ए वेक्टर और वी वेक्टर, तो ये कंडीशन हमारे पास अगर ये इक्वल है तो ये कितना मिलेगा हमें 1, और जब 1 मिलेगा तो 1 किसके इक्वल होता है साइन π/2 के। जब साइन π/2 तो नॉर्मल कंपैरिजन करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा आपका π/2, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एन एक्स क्यूब एंड कोट एक्स और 1/1 माइनस एन कॉस एक्स। चलो ठीक है, अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें यानी 0/n 0, हाँ बिल्कुल ठीक है 0/0 मिलेगा, तो कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगा इंडिटरमिनेट। तो हमने क्या करा इस क्वेश्चन लिमिट को यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं एक्स क्यूब और कॉट एक्स को हम ओपन कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास कितना साइन कॉस एक्स, तो कॉस एन एक्स अपॉन और ये बनेगा आपके पास एन साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स।
चलो ठीक है, अब हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने में फर्स्ट एंड सेकंड अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट को हमने एज इट राइट कर दिया, cos x का डिफ्रेंशिएट करेंगे नेगेटिव के sin x एंड पॉजिटिव, फिर cos x को एज इट राइट कर लेते हैं और 3x स्क्वायर यानी x की क्यूब का ये हो जाएगा 3x स्क्वायर है। नाउ डिवाइड बाय यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, तो sin x को एज इट ही राइट कर लो, sin x और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस और ये भी हमारा sin x एंड पॉजिटिव एंड 1 माइनस एंड cos x को एज इट राइट कर लो, sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, अगर हम यानी लिमिट के वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये 0 और ये 0 यानी 0 अपॉन और ये 0 और 1 माइनस एंड 1 ये 0, तो अभी भी हमें इससे डायरेक्ट इंडिटरमिनेट वैल्यूज मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हम एल हॉस्पिटल रूल को हम 2 बार अगेन अप्लाई करेंगे। तो अगेन अप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन अप्लाई कर लो। तो फर्स्ट एज इट sin x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो निगेटिव के cos x, फिर पॉजिटिव और निगेटिव के sin x को एज इट राइट किया और यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट किया x क्यूब का तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। चलो ये अप्लाई हो गया। आगे नेक्स्ट आगे देखा जाए तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट एंड सेकंड अप्लाई करेंगे तो हमने cos x को एज इट राइट कर लिया और ये 6x एंड पॉजिटिव इस बार हमने 3x स्क्वायर को एज इट राइट कर लिया और ये नेगेटिव sin x और ये डिवाइड बाय यहाँ पे हमारे पास बना बचे sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x ये हो जाएगा हमारा cos एन स्क्वायर x और पॉजिटिव अगेन उसमें फर्स्ट एंड सेकंड अप्लाई करेंगे तो cos x को हमने एज इट राइट कर लिया और डिफ्रेंशिएट हुआ sin x और यहाँ पे हमने cos x को 1 माइनस एंड cos x को एज इट राइट कर लिया और डिफ्रेंशिएट किया इस बार cos x का तो ये बना आपका sin x। अब लिमिट के वैल्यूज अगर हम पुट करते चले जाएंगे तो फाइनली हमारे पास अगेन एंड अगेन ये चीज़ हमें अप्लाई करनी होगी, क्योंकि ये भी हमारा अभी भी 0 बन रहा है, ये 0 और ये 0, ये भी 0, यहाँ पे हमारा 1 0 और 0। क्लियर? तो ओनली हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है लिमिट की वैल्यू पुट करके 0 अपॉन एन 1 आर इक्वल टू आंसर जो होगा वो आपका 0, ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया है ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहाँ पे आपके पास जो की वैल्यूज है वो -1 से पॉजिटिव के 1। तो ऐसी कंडीशन में हम पहले ये चेक करते हैं कि फंक्शन हमारे पास इवन है या ऑड है। तो चलो ठीक है, देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स आर इक्वल टू एन साइन एन क्यूब एन एक्स इंटू एन कॉस एन स्क्वायर एक्स। तो ठीक है, हमने माइनस एन एक्स हमने पुट किया तो ये बना हमारे पास साइन एन क्यूब और माइनस एन एक्स और ये इंटू एन कॉस एन स्क्वायर माइनस एक्स। चलो कॉस के रेस्पेक्ट में तो ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये तो आपका निगेटिव रहेगा, तो इसका मतलब निगेटिव के एफ एक्स हमें मिलेगा। जब हमारे पास फंक्शन आपका एक ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन जो हो गया वो हमारे पास 0 के बराबर। तो इस तरीके से आपके पास जो आपके पूरे मैथमेटिक्स लेवल से यानी जो ये क्वेश्चन आपके सामने आए हैं तो आप थोड़ा इन्हीं पैटर्न पे अपना फोकस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज कीजिए। ओके, गुड लक, जय हिंद। जय हिंद बच्चों। आज हमारा बच्चों सेट नंबर 2 स्टार्ट होगा। कल हमने सेट नंबर 1 किया था, तो आज हम सेट 2 स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स सेक्शन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का विमेय सूत्र क्या होता है, इस बार खैर इसमें हिंदी भी है। देखिए, जो ऊष्मा होती है हीट, Q इक्वल M इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। इसमें जो T है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। तो हमें जो है इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, वीमा फाइंड करनी है। तो इसकी डायमेंशन जो होगी Q हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू टेम्परेचर चेंज। ठीक है,
अब देखो जो हीट एनर्जी होती है, एनर्जी जितनी भी है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सभी की डायमेंशन सेम वर्क की डायमेंशन होती है, और वर्क की डायमेंशन होती है मास द्रव्यमान, और इसको हम के सिंबल है तो के यूज कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा डायमेंशन किससे मैच कर रही है, ये डायमेंशन मैच कर रही है पहले वाले ऑप्शन से, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, टेम्परेचर एट विच केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल रीडिंग्स आर आइडेंटिकल। तो इन दोनों तापमान में जो पाठ्यांक समान होते हैं वो वैल्यू पूछी गई है। तो इस बार देखिए, इसमें केल्विन स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल है। तो इसके लिए हमें फार्मूला जो होता है ये अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो दोनों की रीडिंग सेम है, तो इसमें हम x पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x, ये वैल्यू रख दी है, ठीक है। दोनों की रीडिंग सेम बोली हुई है, तो इनको सॉल्व करने पर x की वैल्यू हमारी आएगी 574.25। तो इस तरह से सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट वो वैल्यू जो होती है जिनमें कि दोनों की रीडिंग सेम होती है। नेक्स्ट, अच्छा, किसी भी बॉडी को अगर हम हीटेड करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसमें मैक्सिमम राइज, अधिकतम वृद्धि जो होती है, इनमें से किस ऑप्शन में होती है पूछा गया है। लेंथ, देखिए लेंथ में कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ये यूज़ होता है, वॉल्यूम में कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा, और इसमें यूज़ करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन बीटा। तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है 1 2 3, देखिए अगर हम किसी बॉडी को अगर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो डेंसिटी तो डिक्रीज होती है, तो ये तो खैर डिक्रीज होगी। बाकी जो राइज वाले ऑप्शन ये है आपके, और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो गामा, किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम में, ये इसका आंसर है। 0 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैस विल बी 0। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, और कौन सी प्रॉपर्टी जो है 0 केल्विन पर 0 हो जाती है, राइट। देखिए गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, अंडर रूट, ठीक है। तो ये अंडर रूट इस पर डिपेंड करती है, यानी T से रिलेट होती है। तो इसका मतलब है अगर टेम्परेचर हम 0 कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ऐसे कह सकते हैं इसको, या फिर dV बाय पोटेंशियल है बाय dx। तो पोटेंशियल हमें आंसर, यस हमें आंसर ये इस फॉर्म में। तो वोल्टेज तो हो गया वोल्ट, और ये हो गया मीटर, तो वोल्ट पर मीटर आंसर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ, पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम, कोई कण है और वह सरल आवर्त गति कर रहा है, तो पूछा गया है कि उस पर जो फोर्स एक्ट होता है वो इनमें से उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इसको, वो प्रोपोर्शनल टू -x। तो इसको अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल कर देते हैं, देयरफॉर -kx। अब जो गिवन ऑप्शन है कौन इसके नियरेस्ट है, देखिए तो इसके नियरेस्ट हमारा ये आ रहा है, तो इसमें हम यहाँ पे इसको कांस्टेंट कह सकते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज हुआ है AK, तो वो इसके मैच कर रहा है। जो गिवन ऑप्शन है उसमें आपका जो बेस्ट हो सकता है वो ये वाला ऑप्शन, -b, इसमें माइनस नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर D होता है। हाँ, 2 बॉल्स, 2 बॉल हैं, 2 गेंदें हैं, और दोनों के मास सेम है, द्रव्यमान समान है, डेंसिटी घनत्व भी समान है, और संपर्क में रखे गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों इस तरह रखे गए हैं कांटेक्ट में। तो पूछा गया कि उनके बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल पूछा है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है F इक्वल G m1 m2 अपॉन r²। अब देखो इसमें जो उनकी रेडियस है, रेडियस तो ये हो गई,
तो इसका मतलब इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको ठीक है एक्स का जो भी लिखना चाहें, तो इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो तो हो गई 2r, यानी कि हमारे केस में ये, तो ये तो हो गया 2r डिस्टेंस। अगर मैं इसको x मानता हूँ डिस्टेंस को, और यहाँ पे x लिख देता हूँ x स्क्वायर, ये लीजिए, तो बस, तो x की वैल्यू यहाँ 2r हो गई, स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, गिवन क्या और रेडियस सेम है, हाँ, मास एंड डेंसिटी आल्सो सेम। अब देखिए इसमें मास दोनों के सेम है, दोनों के मास सेम है, एंड मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास सेम है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी सेम है, एंड वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा d इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो अब हम दोनों मास सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है। ठीक, देखिए तो अब इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा और 4/3 पाई, ठीक है, ये पावर 6, ये पावर 2, कितना हो गया, पावर 4। अब आके यहाँ पे 4 तो है ही, बस। तो इसमें आप देखिए, इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, जी की वैल्यू फिक्स्ड है, पाई भी फिक्स्ड है, ओनली वेरिएबल रेडियस है, देयरफॉर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ रेडियस, त्रिज्या के चतुर्भुज के समानुपाती। तो आंसर हमारा सी आता है, यस, ठीक है। ये दोनों टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस इनके सेंटर के बिटवीन ट्वाइस, ये आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, हाँ, इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी एट द पोल। देखिए पोल पे जो जी की वैल्यू है वो अर्थ की रोटेशन स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, ओके। तो उस केस में नो इफेक्ट। अब चाहे अर्थ रोटेटिंग स्टॉप करे, फास्ट या फिर स्लो करती है, तो उसमें जी की वैल्यू जो पोल पे होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो आंसर हमारा नो इफेक्ट। इसका इफेक्ट आता है इक्वेटर पे, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए इसमें वेक्टर क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम, बाकी ये स्केलर है। हाँ, 2 मासेस ऑफ 1 ग्राम 4 ग्राम, ठीक है, 2 बॉडी हैं और उनके मासेस गिवन है 1 and 4 एंड इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो उनके मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा हुआ है। देखिए हाँ, तो मोमेंटम जो होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक, इसको P मान लेते हैं, उसको P कर लेते हैं, इसको P इक्वल अंडर रूट 2mk, ये हो जाता है, ठीक है। ये फार्मूला हमारा। अच्छा, इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, 2 इज आल्सो कांस्टेंट, तो फार्मूला हो गया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर रेशो P1 अपॉन P2 अंडर रूट। अच्छा, इसमें मास, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसमें मास वेरी करेगा, तो ये मास वेरी करेगा, बाकी कांस्टेंट है। इसमें गिवन है मास, है ना, यस, ये मास वेरिएबल है एंड काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट, तो बस, तो m1 अपॉन m2 वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 and 4, 1/2, योर आंसर इज 1:2, तो 1:2 इज सी आंसर। काफ़ी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में, और एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितने भी आपके ये एग्जाम में आ रखे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं। हाँ, व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड। देखिए कभी भी अगर हम कमज़ोर ध्वनि को तेज़ ध्वनि में चेंज कर रहे हैं तो याद रखिए इसका मतलब है लाउडनेस, हिंदी में बोलते हैं प्रबलता, और लाउडनेस का रिलेशन होता है एम्पलीट्यूड से। जैसे मान लीजिए एक साउंड की एम्पलीट्यूड ये है, एक साउंड एम्पलीट्यूड ये है, तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड मोर ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो आंसर जो है लाउडनेस का रिलेशन होता है एम्पलीट्यूड से, आयाम, हिंदी दे रखी साथ में इसके। नेक्स्ट देखो, जो सुपर कंडक्टर होता है,
सुपर कंडक्टर इज द कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस जीरो, ठीक है, तो वो होते हैं सुपर कंडक्टर जिनका रेजिस्टेंस जीरो होता है। पावर, देखिए पावर इक्वल होता है W/T या फिर एनर्जी अपॉन T, ये होता है। तो इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ये इसकी डेफिनेशन है, ऊर्जा परिवर्तन की दर, या ठीक है, ये आंसर इसका। डिस्टेंस, हाँ, एंटीनोड जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं, स्टैंडिंग वेव्स का जो नोटेशन होता है इस तरह से होता है। तो इसमें ये नोड्स होते हैं निष्पन्न, और यहाँ पे होते हैं प्रस्पन्न, ठीक है, नोड्स एंटी नोड्स, नोड्स और एंटी नोड्स ये होते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, इनकी डिस्टेंस पूछी हुई है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, दो क्रमागत, तो ये होता है λ/4। लैम्डा इज द वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ होते हैं, तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। ये तो ये पूछा गया, काफ़ी एग्जाम में आता है λ/4। कई बार इसमें आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन होगी, तो इन टर्म्स, तो उस वैल्यू को पुट कर दीजिए आंसर। नेक्स्ट, हाँ, दो संधारित्र हैं और उनके कैपेसिटेंस गिवन है C1 C2, तो दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ठीक है, सीरीज में, समांतर में। तो सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आता है, सीरीज में कह रहे हैं, सीरीज मैंने पैरेलल, समांतर, तो समांतर क्रम में ये करेंगे, और सीरीज में 1 करके आएगा। अगर सीरीज में होते ये श्रेणी क्रम में होते तो श्रेणी क्रम में ये आंसर आता है। तो समांतर क्रम में हमारा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, हाँ, कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रही है तो उस केस में बायोंट फोर्स जो होता है, यानी कि उत्प्लावन बल। देखो, कोई भी बॉडी अगर किसी लिक्विड में या फ्लूइड मतलब कोई भी तरल पदार्थ हो या गैस हो, कोई भी लिक्विड अगर है या कोई भी फ्लूइड है, उसमें अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स अप्लाई होता है, उसे हम कहते हैं बायोंट फोर्स, उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बायोंट फोर्स, उत्प्लावन बल, और ये हो गया बॉडी का वेट, ठीक है। अब देखिए पूछा है कि अगर वो फ्लोट करती है, तो यार है कि अगर फ्लोट कर रही है तो बायोंट फोर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वेट। तो यहाँ पे वस्तु के भार से अधिक होना चाहिए, क्योंकि जीरो है तो ये तो बॉडी सिंक हो जाएगी, अगर ये जीरो है तो बॉडी सिंक कर जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपका ये जो बायोंट फोर्स होना चाहिए वो वेट से ग्रेटर देन वेट, ये आंसर है इसका, भार से अधिक होना चाहिए। तो अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी फ्लोट करेगी, फिर तैरेगी उस केस में। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू इनपुट एनर्जी, ये एफिशिएंसी होती है, ठीक है। जो किसी भी जो डिवाइस है, या फिर जैसे मोटर हो गया, इंजन हो गया, कार्नोट, कोई भी इंजन है, कार्नोट इंजन है कोई भी, है ना, तो उसमें जो एफिशिएंसी होती है आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी, ये होती है, ठीक है, निवेशी और निर्गत, ये। तो इसमें आंसर हो गया हमारा एफिशिएंसी, दक्षता। हाँ, पिच ऑफ साउंड इज डिपेंड्स अपॉन, हाँ, किसी भी ध्वनि की जो तारत्व होता है वो किससे रिलेट होता है, तो वो होता है फ्रीक्वेंसी से। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी मीन्स लो पिच, ठीक है। अगर उच्च आवृत्ति है तो उच्च तारत्व, निम्न आवृत्ति है तो निम्न तारत्व, तो ये फ्रीक्वेंसी से रिलेट होता है। इको, इसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि, तो एक्चुअल में ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज नोन एज इको, प्रतिध्वनि कहलाती है। Which incidence is responsible for the blue color of the light? Scattering, यानी जो प्रकाश का विकर्णन, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रकीर्णन बोलते हैं हिंदी में, हाँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये इसका कारण होता है। हाँ, सबसे ज़्यादा कलर जो स्कैटर्ड होता है वो होता है ब्लू, और मिनिमम क्या होता है रेड, तो उस कारण से ये कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है ब्लू कलर, तो हमें स्काई अपीयर टू ब्लू, ब्लू कलर ऑफ द लाइट, ब्लू कलर ऑफ द लाइट ना, मतलब ब्लू कलर ऑफ द स्काई हो गए। प्रकाश के नीले रंग के लिए, प्रकाश के नीले रंग के लिए जिम्मेदार है, नहीं, ये होगा ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है। आकाश का नीले दिखाई देने का कारण जो है घटना,
तो आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है, आकाश, ये प्रकाश नहीं है, आकाश है ये। हाँ, तो आकाश के नीले रंग, जो नीला हमें दिखाई देता है, स्काई अपीयर्स टू ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये आकाश के नीले रंग दिखाने का कारण ये होता है प्रकीर्णन। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? हेनरी। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो होती है हेनरी होती है। नेक्स्ट, यस, लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड। देखो कोई भी लिक्विड जो है किसी सॉलिड को गीला नहीं करेगा अगर स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो ऑप्टिज एंगल होता है, ऑप्टिज अधिक कोण होता है। तो गिवन ऑप्शन में इसमें से ऑप्टिज एंगल कौन सा है? 120, 120 डिग्री आंसर। एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, यानी जो त्वरित गति होती है उसका कारण होता है बाह्य बल। एट व्हाट पॉइंट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम मैक्सिमम? हाँ, सरल आवर्त गति में जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो होती है माध्य स्थिति में, तो मीन पोजीशन पे ये होती है मैक्सिमम। ठीक है, और एक्सट्रीम पॉइंट पे 0 होती है। तो हमें पूछा गया था अधिकतम, मैक्सिमम है, तो ये होता है मीन पोजीशन पे होती है। नेक्स्ट, एट विच प्लेस अर्थ मैग्नेटिज्म बिकम्स ओरिजेंटल? देखो पृथ्वी में किस जगह पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो ओरिजेंटल जाता है, वो होता है इक्वेटर पे। ठीक है, तो इक्वेटर पे ये जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसमें जो गिवन ऑप्शन है तो वो मत दे रखा है, तो इसमें कोई भी गिवन नहीं है, तो नन ऑफ दीज। तो बच्चों इस तरह से ये 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट हमारा जो सेकंड था हो गए, और इसी तरह से आपके और भी सेट आएंगे, सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप इस पर वर्क करें, इसकी प्रैक्टिस करें और इस टाइप के क्वेश्चन तैयार करें। ठीक है, तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, थैंक यू। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को और आते हैं अपने पेपर सेकंड पे। क्वेश्चन देखिए बच्चे, इफ द डैमेज्ड ब्रिज इज ओपन टू ट्रैफिक इट डैश। इफ देखते ही ये समझ में आ रहा है किसी हद तक कि ये आपकी कंडीशनल क्लॉज है, इसीलिए कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है। कंडीशनल सेंटेंस देखते हमें ये चेक करना होता है कि भाई ये कौन सा टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है ना। रीडिंग द सेंटेंस मुझे ये दिखा कि ये बोल रहा है कि भाई इज एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसकी वजह से इतना तो समझ में आ गया कि ये है तो प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट टेंस इज एम आर में अगर मैं एक्टिव वॉइस देखूं तो बेटा इज एम आर में अपने साथ हमेशा क्या लेता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। लेकिन यहाँ पर आईएनजी तो लग नहीं रही है, यहाँ पर V3 लग रही है, और इज एम आर के साथ V3 जो है वो कहाँ आता है? ये आता है आपका पैसिव वॉइस में। तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है ये आपका पैसिव में चल रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो कंडीशनल क्लॉज आपकी पैसिव वॉइस है। आगे वो बोल रहा है इट डैश। नाउ प्रेजेंट टेंस जो है वो आपका कंडीशनल सेंटेंसेस में एक जगह इस्तेमाल किया जाता है और आप कहते हैं उसे कंडीशनल सेंटेंस ऑफ टाइप 1। और सेंटेंस ये कहती है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट कौन सा बेटा? फ्यूचर इंडेफिनिट यहाँ अगर विल में है, हो सकता है विल की जगह आपका शैल भी हो, या मे बी कैन, या फिर मे अगर दिया गया है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होनी चाहिए। ना सबऑर्डिनेट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिख रही है, यानी कि आपकी प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी। अब फ्यूचर इंडेफिनिट आई हैव 2 ऑप्शंस, एक है आपका शैल कोलैप्स, दूसरा है आपका विल कोलैप्स। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वहां पर इट, और हम कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ अगर शैल का प्रयोग किया जाए तो बेटा वो आपको सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल जो है वो कुछ चीजें एक्सप्रेस करता है। और क्या एक्सप्रेस करता है? तो बेटा वो होता है कमांड, प्रॉमिस या फिर थ्रेट। और इन तीनों में से कुछ भी एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं की जा रही है, इसीलिए मेरे पास जो ऑप्शन आता है वो है आपका विल कोलैप्स। अगला क्वेश्चन देखिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई डैश ऑल माई एग्जाम्स। नाउ बाय का प्रयोग एक प्रेपोजिशन की तरह अगर आप करें तो ये कई बार आपका डेडलाइन शो करने के लिए भी होता है। तो यानी मैं कह रही हूँ अगले वर्ष इसी समय तक, यानी कि आपको डेडलाइन दे दी गई है ना, कोई काम फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर खत्म हो चुका होगा, ये दर्शाने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। वाई? बिकॉज परफेक्ट ऑलवेज स्पीक्स ऑफ फिनिश्ड एक्शन। परफेक्ट का मतलब ही होता है फिनिश्ड, ठीक है। सो परफेक्ट हमेशा फिनिश्ड एक्शन की बात करता है, इसीलिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगी। चेक कीजिए कहाँ लिखा है, तो विल हैव टेकन, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The electrical parts of the railway coaches dash partly by BHEL. Now it has been written by BHEL, यानी कि सेंटेंस जो है अगेन आपका पैसिव है, किसी के द्वारा। ना अगर पैसिव वॉइस है ये आपको दिख रही है तो बेटा वर्ब की भी पैसिव फॉर्म यहाँ पर होगी। ये आपका एक्टिव वॉइस में है, ये नहीं हो सकता। आर सप्लाई जो है, ये कंस्ट्रक्शन जो है ये गलत है इस सेंटेंस की, तो ये भी नहीं हो सकता ना। दो ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं, आर सप्लाइड और इज सप्लाइड। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा इज एमआर के साथ अगर V3 लगाए तो डेफिनेटली ये दोनों आपके पैसिव वॉइस में है। चेक कीजिए सब्जेक्ट के हिसाब से कि इज आएगा या आर आएगा। तो बेटा सब्जेक्ट जो है वो ये कह रही है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, यानी कि मोर देन वन, विच मीन्स द सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब हैज टू बी प्लूरल, और यहाँ पर आर सप्लाइड आपका आंसर हो जाता है। लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वाज डैश पनिश्ड बाय हिज पेरेंट्स इन सच अ डैश मैनर दैट ही हेटेड देम। नाउ अगर आपको माँ बाप के द्वारा पनिशमेंट दी जा रही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो बेटा और आप उनको हेट कर रहे हो उस पनिशमेंट के लिए, तो बेटा पनिशमेंट जो है वो माइल्ड नहीं हो सकती। काइंड पनिशमेंट जैसी टर्म यूज नहीं की जाती है, शायद पनिशमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट सिवियर ऐसी रही होगी। तो मेरे पास दो ऑप्शन यहाँ पर है। अब देखिए मच पनिश जो है ये गलत यूज है इस मच का, आंसर मेरे पास बचता है यहाँ पर सी, विच इज ऑफन। मे बी ही इज, वो अक्सर पनिश कर, कई बार जो है उसे पनिशमेंट दे दी जाती है अपने माँ बाप द्वारा, इसीलिए कैसी बहुत ही सिवियर, इसलिए वो उनसे नफरत करता है। चलिए, The train started moving fast, but we managed dash get into one dash the compartments at the back. ट्रेन बहुत तेजी से चलने लगी, लेकिन हम किसी तरह मैनेज कर पाए, किसी एक कंपार्टमेंट में एंटर कर लिए, हम किसी एक कंपार्टमेंट में घुसना हम मैनेज कर पाए। और मैनेज के साथ आप टू की इस्तेमाल करते हैं, सो आई मैनेज्ड टू डू समथिंग, ऐसा आप कह रहे हैं, इसीलिए टू जो है वो मुझे दो जगह नजर आ रही है, इसलिए ये आपका कैंसिल आउट हो गया। नाउ चेक कीजिए वन के साथ क्या लगेगा। तो जब आप बहुत में से एक का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर आप वन ऑफ का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर ऑफ जो है वो मुझे ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, इसलिए बी इज माई आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The three classic languages dash the world are Sanskrit, Hebrew and Greek. Now first option is in. In जो है बेटा वो पोजीशन की बात ज्यादा करता है, यहाँ पोजीशन की बात नहीं हो रही है, दुनिया के लिए नहीं बट दुनिया की जो लैंग्वेजेस है वो है, इसीलिए फॉर भी नहीं हो सकता। टू बिल्कुल गलत प्रयोग है यहाँ पर अगर किया जाएगा तो। नाउ ऑफ जो है वो बेटा पोजेशन के कंटेक्स्ट में भी प्रयोग में लाया जाता है, और यहाँ शायद पोजेशन की बात हो रही है कि भाई दुनिया की कुछ जो मुश्किल या क्लासिक लैंग्वेजेस जो आप बोल दीजिए, सॉरी मुश्किल नहीं क्लासिक बोलेंगे, लैंग्वेजेस वो कौन सी है, वो आपकी है ये तीनों, और इसीलिए ऑफ यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए 7 देखते हैं। इन द वी आवर्स ऑफ द डे। नाउ वी आवर्स ऑफ द डे का मतलब होता है एकदम सुबह सुबह का वक्त। डॉन अगर आपको मीनिंग पता हो बेटा, तो डॉन का मीनिंग होता है द वेरी अर्ली आवर्स, यानी जब पहली सनरेज जो है वो आसमान में पड़ती है तो आप उसको कहते हैं डॉन। मिडनाइट नहीं हो सकता, रात्रि 12 बजे। नून जो है वो दोपहर का समय हो गया, एंड आफ्टरनून 12 बजे के बाद कभी कभी सुबह आप बोल रहे हैं तो वो आफ्टरनून है। चलिए नाउ 8, टू थ्रो डस्ट इन समवन्स आईज, किसी की आंखों में धूल झोंकना, और आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है किसी को धोखा देना, एंड देयरफॉर चीट इज माय आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ध्यान से देखिए बेटा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछी जाती है। क्या है सवाल, वो आपको एक वाक्य में एक पार्ट को अंडरलाइन करके दे रहा है, और उस पार्ट के अगेंस्ट वो आपको 4 ऑल्टरनेटिव्स दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई भी इसको रिप्लेस कर सकता है, यानी कि अगर ये आपको लग रहा है कि गलत है तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन चुन लीजिए, और अगर आपको लग रहा है सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो बेटा चौथा ऑप्शन आप चुन सकते हैं, विच इज नो इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। नाउ बॉक्स की बात करी जा रही है, चॉकलेट्स इज नॉट माई सब्जेक्ट इज बॉक्स विच इज सिंगुलर, एंड देयरफॉर आपकी वर्ब कैसी हो जाएगी, वो भी सिंगुलर हो जाएगी। तो बेटा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, इज वेरी एक्सपेंसिव। अगला देखिए, I have read this novel last year. Last year is an adverbial phrase of past time. और पास्ट टाइम का ये एडवर्बियल फ्रेज यूज करते ही प्रेजेंट टाइम से सारी कनेक्शन हट गई, इसीलिए हैव तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी करेक्शन तो मांग रही है सेंटेंस। अब क्या लगेगा, पास्ट ईयर जो है पिछले साल ये काम जो है ये बिल्कुल खत्म हो गया, प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं है, मुझे यहाँ रिलेटिव एक्शन भी नहीं दिख रही, इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस आप यहाँ बिल्कुल नहीं लगा सकते। कॉन्टिन्यूस यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए आईएनजी भी बिल्कुल नहीं लगेगा। बेटा यहाँ पर एक ही टेंस बचता है मेरे पास, वो है पास्ट इंडेफिनिट, एंड देयरफॉर आप बोलेंगे आई रेड दिस नॉवेल लास्ट ईयर। अगला देखिए, नेहरू स्पीचेस वर ऑलवेज विदाउट प्रिपरेशन। नाउ दिस इज फ्रेज रिप्लेसमेंट, या फिर आप इसे सब्सटीट्यूशन भी बोल सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि ये वाक्य जो है ये गलत दिया हुआ है, बट वो ये कह रहा है कि इसके स्थान पर मैं इन चारों में से कौन सा शब्द यूज करूं ताकि मीनिंग ना बदले। Now something done without preparation is called extempore, ठीक है। उसी वक्त अगर मैं आपको कोई टॉपिक दे दूं और कहूँ कि भाई अभी आप इस पे खड़े होके कुछ लाइनें बोलिए, तो ये extempore कहलाता है। eloquent का मतलब होता है fluent, और फ्लुएंसी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बिना प्रिपरेशन की बात हो रही है, इसीलिए एक्सटेम्पोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्सन हु लुक अपॉन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढे, अच्छाई ढूंढे, ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। पहला ऑप्शन जो दे रहा है बेटा वो है सैडिस्ट, और सैडिस्ट का मतलब होता है समवन हु ड्राइव्स प्लेजर, कैसे? बाय हर्टिंग अदर्स, दूसरों को दुख तकलीफ पहुंचा के जिस व्यक्ति को खुशी मिले, ऐसे व्यक्ति को आप सैडिस्ट बोलते हैं। फिर कह रहा है बेटा रेसिस्ट, रेसिस्ट इज समवन शोइंग डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन दिखाए वो रेसिस्ट हो जाता है। तो ऐसी कोई बात यहाँ नहीं की जा रही है, इसीलिए ऑप्शन है आपका डी। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है भाई कंपलसरी की कौन सी सही स्पेलिंग है, तो कंपलसरी की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है COMPULSORY। ना से स्पेलिंग्स अगर आपको ध्यान से देखनी है तो बेटा तरीका ये है कि आप पढ़ते जाइए, आप अखबार पढ़िए, किताब पढ़िए, और जब भी पढ़े कोई स्पेलिंग अगर आपको है कि भाई आपको नहीं आती है या आप पहली बार शब्द देख रहे हैं, तो स्पेलिंग पर पक्का गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये एक लौता तरीका है ये स्पेलिंग्स को ध्यान में रखने का। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको लिख लीजिए एक दो बार, बार बार लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि रटने से यहाँ काम नहीं बनेगा। वोकैबुलरी कभी भी रटने से नहीं होती है, रीड करने से होती है। तो जितनी अच्छी आपकी रीडिंग हैबिट्स होंगी उतनी ही स्ट्रांग आपकी वोकैबुलरी होगी। चलिए देखते हैं आगे। देखिए वो बोल रहा है ग्रेटफुल की कौन सी सही स्पेलिंग है। अच्छा आपने ग्रेट जरूर सुना है, बट ग्रेट का मतलब होता है महान, लेकिन ग्रेटफुल का मतलब ये नहीं होता। जब आप ग्रेटफुल कहते हैं तो ग्रेटफुल का मतलब होता है बेटा थैंकफुल या फिर एप्रिशिएटिव, यानी ऑल टुगेदर वर्ड ही अलग है, मीनिंग ही अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटफुल की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो है GRATEFUL, एंड देयरफॉर बी इज माई आंसर, ठीक है। जो अंग्रेजी में अगर आप ग्रेट शब्द देखेंगे तो इस ग्रेट का मतलब कुछ और होता है। इसका मतलब होता है टू रब इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना। और कैसे आपने वो ग्रेट देखा है, जिसे कद्दूकस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ग्रेट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रेटिंग, वर्ब भी है ग्रेटिंग। सो चलिए अगला देखिए रिमोट। बेटा रिमोट का मतलब होता है दूर, कहीं दूर लगाई गई है, दूर पोजिशन है, इट इज रिमोट। और दूर के लिए एक ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है वो है सी, विच इज डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब भी फार होता है। चलिए देखिए अगला है किन। ना किन का मतलब होता है बेटा सगे संबंधी, समवन इन क्लोज रिलेशन। आपके सगे संबंधी जो है वो आपके किन कहलाते हैं। और यहाँ पर बी मुझे जो दिख रहा है वो क्लियरली ऑप्शन दिख रहा है रिलेटिव। अगला देखते हैं, आपको अगेन सिनोनिम ढूंढना है यहाँ पर। द वर्ड इज टिमिड। नाउ टिमिड मीन्स शोइंग क्या भाई, शोइंग लैक ऑफ करेज या फिर शोइंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर करेज की कमी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो बेटा आप डरपोक हो, आप टिमिड हो। और यहाँ पर ऐसा व्यक्ति, कई बार जो व्यक्ति शाय होते हैं, और शाय डेफिनेटली आप इसीलिए कहला रहे हैं क्योंकि आप शर्मीले, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और कॉन्फिडेंस की कमी है तो किसी हद तक करेज की भी कमी है आपके अंदर। तो देयरफॉर डी इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है बेटा स्पॉटिंग एरर्स। सेंटेंस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और 3 हिस्सों में बांटा गया है, जहाँ पर चौथा ऑप्शन आपके लिए नो एरर लिखा गया है। सो अगर आपको लग रहा है कि कहीं एरर नहीं है तो आप डी मार्क कर दीजिए। तो फटाफट से इस सवाल को देखेंगे। वो बोल रहा है आई शुड डू द सेम इफ आई वर इन योर प्लेस। नाउ इफ अगेन देखते ही ये समझ में आ गया, ये कंडीशनल सेंटेंस है। नाउ इफ में आई के साथ वैसे तो वॉज लगती है पास्ट टेंस की अगर बात करी जाए, लेकिन अगर ये वर लगा रहा है तो बेटा टेंस तो पास्ट ही है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ वर लगाने से ये आपको सब्जंक्टिव मूड या फिर इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखा रहा है। क्योंकि मैं आपकी जगह हो नहीं सकती, बट मैं कह रही हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होती, और ऐसी सिचुएशन दिखाने के लिए आप आई के साथ वर्ब की प्रयोग करते। तो ऐसी कौन सी कंडीशनल सेंटेंस है जहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा ये है आपकी कंडीशनल सेंटेंस ऑफ टाइप 2। और कंडीशनल सेंटेंस ऑफ टाइप 2 क्या एक्सप्रेस करती है बेटा? तो ये दिखाती है आपको इम्प्रोबेबल आउटकम ऑफ किसका? ऑफ एन अनरियलिस्टिक सिचुएशन। एक इम्प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन अनरियलिस्टिक सिचुएशन। हाँ जी, तो इसको हम ये भी कहते हैं कि एक अवास्तविक स्थिति
एक अवास्तविक स्थिति का असंभव परिणाम। बेटा अगर सिचुएशन इम्प्रॉबेबल है ना तो प्रोबेबिलिटी जहाँ कम हो वहाँ शुड का प्रयोग नहीं किया जाता, वहाँ पर वुड का प्रयोग किया जाता है। और सही भी है, पास आपकी जो कंडीशनल सेंटेंस ऑफ टाइप 2 है वो ये कहती है कि भाई अगर प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो फ्यूचर में तो हो लेकिन विल का प्रयोग ना किया गया हो, पास्ट इक्विवेलेंट जो है उसका वो वुड का प्रयोग किया गया हो, तो बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो भी आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है। ठीक है, वुड, शुड, माइट, कुड कुछ भी हो सकता था, लेकिन गोइंग बाय द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस अगर मैं शुड लगाऊं तो वो ऑब्लिगेशन बन रही है, लेकिन टाइप 2 ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करती नहीं है वो आपको, क्योंकि सिचुएशन ही अनरियलिस्टिक है, इसीलिए आउटकम जो है उसका परिणाम जो है वो कैसा हो जाता है, वो भी आपका असंभव परिणाम है, होने की संभावना एकदम कम है। चलिए आगे बढ़ते। Now he has lost all what I gave him. Now I have used a relative pronoun, यहाँ पर what को यूज किया गया है, बिल्कुल गलत प्रयोग किया गया। हम कहते हैं जहाँ all का प्रयोग किया जाए इसके बाद relative pronoun जो है वो that यूज करी जाए। ऐसे ही हम कहते हैं अगर इससे पहले superlative डिग्री भी लगी हो तो बेटा वहाँ पर भी फिर आप that की प्रयोग करते हैं। और भी कई सारे शब्द हैं, हम कहते हैं little हो, few लगा हो, nothing लगा हो, anything लगा हो, तो यहाँ पर भी आप इस क्या करते हैं, दैट की प्रयोग करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। He denied that he had not stolen my purse, though I was quite sure that he had. Now आपके पास यहाँ दो सिचुएशन आ रही है, मुझे दिख रहा है सेंटेंस पास्ट टेंस में है, एक जगह पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरी जगह पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दो मुझे यहाँ पर एक्शन दिख रही है, एक है डिनाई करना, दूसरा है चोरी ना करना या चोरी करना में भी, लेकिन फिलहाल सेंटेंस के हिसाब से उसने नहीं करी है। सो हम कह रहे हैं कि भाई पहले शायद चोरी नहीं हुई या चोरी हुई, जिसका डिनायल वो बाद में दे रहा है आपको। तो बेटा दो पास्ट एक्शंस इस तरह से कि एक के होने से बहुत देर पूर्व जो है वो पहला हो गया था, तो फर्स्ट एक्शन जो है वो आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाती है और जो दूसरी एक्शन है वो आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाती है। तो बेटा दूसरा एक्शन डेफिनेटली डिनायल बाद में है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट है, बिल्कुल सही है। पहले चुराने या ना चुराने की बात है, इसीलिए ये आपका फर्स्ट एक्शन हो गया, इसीलिए आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बिल्कुल ठीक है। टेंस की कोई एरर नहीं है, जबकि मुझे ऐसा लगा सेंटेंस वो कह रहा है कि भाई जबकि मुझे आई वॉज क्वाइट श्योर कि मैं बहुत ही श्योर था कि उसने ही करी है, दैट ही हैड। अब उसने दोबारा नहीं लिखा कि दैट ही हैड स्टोलन, ही डिड नॉट रिपीट द वर्ब, क्योंकि वर्ब जो है वो ये सेम है, वहां पर उसकी फॉर्म सेम है, इसलिए उसने रिपीट नहीं किया। therefore the sentence is absolutely correct, there is no error in this sentence. So बेटा आई होप ये सेशन जो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, आप प्लीज़ फॉलो करते रहिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका दून डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों कल हमने अग्निवीर 2023 के लिए आपका सेट 1 सॉल्व करा था रागा का, आज हम करेंगे सेट 2, ठीक है। तो शुरू करते हैं मेरे साथ। ये आपका पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पहला ही क्वेश्चन आपका आया है एनालॉजी का। अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, जिस तरीके से ऑक्सीजन रिलेटेड है बर्न से, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ से रिलेटेड होगी। तो देखो ऑक्सीजन क्या करती है, आग को सुलगाती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आग को एक्सटिंग्विश करती है भाई, तो बुझाने वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यह आपका दूसरा क्वेश्चन, मिराज इज रिलेटेड टू डेजर्ट इन द सेम वे विच ऑफ द फॉलोइंग टू टर्म्स आर रिलेटेड। तो स्काई इल्यूजन नहीं। अब मिराज क्या है, देखो एक इल्यूजन है खाली, है ना, जो कि हमको डेजर्ट में दिखता है। तो इनमें से अब इल्यूजन वाला कौन सा, देखो रेनबो यहाँ पे सही ऑप्शन बनेगा, क्योंकि ये भी एक इल्यूजन है, रियल में तो होता नहीं है, बस हमको स्काई में दिखता है, ठीक है। बाकी देखो जैसे रेन और रेनबो नहीं, इमेज मिरर नहीं, स्काई इल्यूजन नहीं, सेम वे में यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी रिलेट करेगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3, नंबर सीरीज कंप्लीट करनी, नेक्स्ट टर्म बताना है आपको यहाँ पे, है ये आपका 1 1 4 8 9 27। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर एंड 3 का क्यूब, तब जाके यहाँ पे आएगा 1 1 4 8 9 27। तो नेक्स्ट क्या आएगा, अब 4 का स्क्वायर आना चाहिए और उसके बाद 4 का क्यूब आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 4, विच स्मॉलेस्ट नंबर इज एडेड टू 1000 सो दैट रिजल्टेंट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 45। 1000 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या हम ऐड करें
कि जो रिजल्टेंट आए 45 से एकदम कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसके बाद ना। तो देखो अगर हम 45 से डिवाइड होने वाले नंबर्स की बात करें तो 900 1000 के आसपास ऐसी संख्या है जो 45 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। अगर 900 में हम 90 और जोड़ दें, 45 2 95, तो 990 भी हमारा 45 से एग्जैक्टली पूरा का पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हमको बताने कि 1000 में हम क्या जोड़े जो 45 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो देखो 990 के बाद अगला मल्टीपल क्या होगा 45 का, 45 ऐड करके ही पता चलेगा वो तो ये आएगा 1035। तो इसका मतलब 1000 में हमने क्या जोड़ा है यहाँ पे एक्स्ट्रा, जो 45 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 35 जोड़ा है हमने। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये है आपका अगला सवाल। इफ x इज लेस देन y बाई 25% देन y एक्सीड्स x बाई। ये कह रहा है आपको कि यदि x y से ना 25% छोटा है, तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो y है वो x से कितना बड़ा है भाई, या कितना ज्यादा है। तो देखो सॉरी, ये है आपके x इज लेस देन y बाई 25%। देयरफॉर अब देखो अगर y हमारा 100 होगा तो y से 25% कम था ना हमारा x, तो x कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अगर हम ये दो इमेजिनरी नंबर्स को देखें ना तो हमसे पूछा कि आप देखो देन y एक्सीड्स x बाई, y x से कितना अधिक है कितना ज्यादा है। तो देखो कितना ज्यादा है भाई 25 ज्यादा है ना, किससे x से। तो प्रतिशत की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करें इसको तो क्या आ जाएगा 25/75 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किससे करेंगे हम, इससे जिससे बड़ा है ना। तो क्या हो जाएगा 3 100/3 मतलब 33 1/3%। सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं आपको, उनमें से सबसे जो अलग विकल्प है वो कौन सा होगा। देखो बैट्समैन, अंपायर, बॉलर, विकेट कीपर। अगर हम इन सारे ऑप्शंस को देखना, बैट्समैन, बॉलर और विकेट कीपर गेम में टोटली इन्वॉल्व रहते हैं ना, सारे के सारे कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, ये अंपायर, ग्राउंड पे तो होता है लेकिन ये गेम खेल थोड़ी रहा है। तो सबसे अलग ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इनमें से ऑड वन निकालना होगा तो सबसे ऑड क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंपायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यदि पानी, वाटर को हम फूड बोलते हैं, फूड को ट्री बोलते हैं, ट्री को स्काई बोलते हैं, स्काई को वॉल बोलते हैं, तो फिर फल किस चीज पे उगता है, ये पूछ रहे हैं ना आपसे। तो देखो इसको करना कैसे है, वाटर को क्या बोला आपने, फूड, फूड को क्या बोला, ट्री, ट्री को क्या बोला, स्काई, और स्काई को क्या बोला, वॉल। अब देखो आपसे पूछा है यहाँ पे कि फल किस चीज पे उगता है। भाई फल तो पेड़ पे ही उगेगा ना, और पेड़ को बोलते क्या है, यहाँ देखो स्काई। तो इसका मतलब फ्रूट कहाँ उगेगा आपका, स्काई पे। ठीक है, ये आपका अगला सवाल, कोडिंग डिकोडिंग। समर का कोड दिया आपको रनर, आपको निकालना है विंटर का कोड। तो देखो समर का कोड क्या है, रनर, विंटर का क्या होगा। तो देखो RSU सेम उतारा, MNMNER सेम, देयरफॉर अब जो पैटर्न हमारा यहाँ पे इस कोड में चल रहा है वही पैटर्न हमको वहाँ फॉलो कराना पड़ेगा। देखो हो क्या रहा है, R के बाद आता है X, है ना। तो W किसके बाद आता है भाई, V के बाद आता है आपका W। यहाँ तक पहुँच गए। U हमने सेम उतारा है तो यहाँ भी I सेम उतार दो। चलो M के बाद नेक्स्ट टर्म लिखिए और E के बाद, ये दोनों M के बाद नेक्स्ट टर्म लिखिए ना, तो इन दोनों के बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे N के बाद आता है O, T के बाद आता है U। ठीक है, लास्ट दो टर्म सेम ऐसी की ऐसी लिखिए ना, तो ER, VIOUER, ऑप्शन नंबर बी। बस करना कुछ नहीं है आपको, जो पैटर्न आपको दिए गए ऑप्शन में दिख रहा होगा वही पैटर्न आपको आगे फॉलो कराना है, बात खत्म। ये आपका अगला सवाल। अच्छा जी, तो यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू हमको रिलेशनशिप दिखानी है किसके बीच में, शर्ट, ट्राउजर्स और क्लोथ्स के बीच में। तो देखो शर्ट हो या ट्राउजर हो, है तो दोनों के दोनों क्लोथ्स ही। ठीक है, तो एक क्लोथ्स वाला सर्कल बनेगा ऐसे, और उसके अंदर शर्ट और ट्राउजर्स आ जाएंगे ऐसे अलग अलग, क्योंकि शर्ट और ट्राउजर में कुछ कॉमन थोड़ी है, वो दोनों अलग अलग आएंगे, बस क्लोथ्स के अंदर आएंगे दोनों ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 20। 20 संख्याओं का औसत है, सॉरी 7 संख्याओं का औसत है आपका 20। अब हमसे कहा जा रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए ना
तो एवरेज क्या हो जाएगा नए नंबर्स का। तो आपको एक उदाहरण के थ्रू ये सवाल समझाऊंगा मैं, ठीक है। देखो जैसे हमने बोला 1 2 3 4 और 5 का एवरेज निकालो भाई, तो होगा क्या, हम इन सब को जोड़ के अपॉन 5 करेंगे तभी तो एवरेज आएगा ना। तो देखो 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15, 15 अपॉन 5 के तो आपका आंसर आ गया एवरेज 3, ठीक है। अब यदि मैं सारे ऑप्शंस में 10 जोड़ता तो देखो 10 तो क्या ही जोड़ना, कुछ भी जोड़ सकते हैं आप, 2 सब में जोड़ते हैं, चलो है +2 करते हैं। अगर तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब देखो एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा इन सब नंबर्स का, अगर मैं +2 करने के बाद एवरेज निकालो तो देखो 3 और 4 7 5 12 6 18 और 7 25, 25 अपॉन 5 करेंगे तो एवरेज क्या हो गया 5। इसका मतलब क्या, देखो जितना जो नंबर आपने हर संख्या में जोड़ा था वही नंबर आपका एवरेज में भी ऐड हो रहा है। तो हमेशा जब भी एवरेज में कुछ ऐड करना हो आपको या नंबर्स में कुछ ऐड हो रहा है तो डायरेक्टली वो एवरेज में भी आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा या फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बोला था यदि प्रत्येक संख्या में हम 10 जोड़ दें तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, एवरेज भी 10 बढ़ जाएगा ना। तो एवरेज पहले हमको दे रखा था 20, तो अब हो जाएगा आपका 30। इस चीज को देख सकते हैं आप गौर से दोबारा है एक बार कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर दूसरे तरीके से करना है तो देखो हमको बोला है नंबर्स हैं आपके 7, उनका एवरेज आपको दे रखा है 20, तो इन 7 नंबर्स का टोटल कितना हो जाएगा भाई 140 हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपको बोला है हर 7 की 7 संख्या में 10 ऐड करा हमने, तो भाई नंबर्स तो अभी भी 7 ही हैं, सातों संख्याओं में हमने 10 ऐड करा तो 10 कितनी बार ऐड हो गया आपका 7 बार हो गया ना। तो टोटल में कितना ऐड हो जाएगा 70 और ऐड हो जाएगा, तो टोटल अब हो जाएगा आपका 210। तो देखो नया एवरेज कितना आ जाएगा 210 अपॉन 7 बराबर 30। ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये है भाई अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। अरुण ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, ठीक है। कल भी बताया था आपको, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है। डायरेक्शंस याद रखनी है आपको पहली से। अब आपको बोला गया यहाँ पे कि अरुण 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है। ये है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ से अगर स्टार्ट करा अरुण ने तो 8 किलोमीटर नॉर्थ में गया, वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद वो बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। लेफ्ट टर्न लेगा तो 3 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है भाई। एंड अगेन टर्न्स राइट एंड कवर अंदर 4 किलोमीटर। अब दाएं मुड़ेगा तो ऊपर को जाएगा भाई, 4 किलोमीटर कह रहे हैं, ठीक है। एंड टर्न राइट एंड ट्रेवल अनदर 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर फिर से चलाओ, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंच गया अरुण फाइनली। आपको पूछा गया हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है अरुण। तो देखो यहां से यहां तक 8 किलोमीटर तो ये हो गया और ये है आपका 4 किलोमीटर, ये भी तो होगा फिर, तो 12 किलोमीटर दूरी पे होगा शुरुआती बिंदु से अरुण, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है। ये आपका अगला सवाल, इन अ रो रीता इज 15th फ्रॉम लेफ्ट। देखो ये कह रहा है आपको एक रो में बच्चे बैठे हुए, ठीक है। रीता जो है बाईं ओर से अगर देखा जाए तो 15th है, ठीक है भाई। और मधु 18th फ्रॉम द राइट। अगर मैं मधु को यहां रखने लगूं ना ऐसे, तो इस तरफ से देखा जाए तो मधु जो है दाईं ओर से 18वीं है, ठीक है भाई। हमको बोला गया है यदि देयर आर 4 गर्ल्स बिटवीन मधु एंड रीता, अगर मधु और रीता के बीच में 4 लड़कियां होंगी तो कहां पे बैठेंगी वो, 1 2 3 4 यहीं पे तो बैठेंगी भाई। तो हमसे पूछा गया हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स इन अ रो, कि इस पंक्ति में कम से कम गर्ल्स कितनी हो सकती हैं। तो देखो अगर हम ये वाला केस लेके चले ना तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा पहले तो 15 यहां तक बैठ गए बच्चे और 18 ये हैं, 15 प्लस 18 और 4 बच्चे इन दोनों के बीच में भी तो है, तो 4 8 5 13 4 17 की 7 37 गर्ल्स आ जाएंगी रो में। लेकिन ये मैक्सिमम नंबर वाला केस बनेगा। मिनिमम वाला केस कौन सा बनेगा, देखो ऐसे कि ये रो बैठी हुई हमारी, हमने बोला रीता लेफ्ट से आपकी 15th, ठीक है। और मधु दाएं से बोला 18, तो जरूरी थोड़ी है मधु यहीं बैठे, मधु यहां भी तो हो सकती थी कि इस तरफ से ऐसे करके यहां से देखा हमने तो 18th पोजीशन पे आपकी मधु है, ठीक है। और आपको बोला है रीता और मधु के बीच में 4 गर्ल्स है, तो 1 2 3 4 गर्ल्स ये हो गई। चलो भाई, तो अगर हम इस तरफ से मधु की पोजीशन देखने लगे ना तो क्या हो जाएगा, देखो ये 15वां था, अगर इस तरफ से ये 14वां हो जाएगा, ये 13वां, ये 12, ये 11 और ये इधर से देख रहे हैं तो 10वां हो जाएगा अपना आप ही, ठीक है। अब देखें भाई कितने कम से कम कितने बच्चे हो सकते हैं इस लाइन में। देखो मधु की पोजीशन आपको लेफ्ट हैंड साइड से भी पता है और राइट हैंड साइड से भी पता है, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ
गर्ल्स इन द रो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे हम पहले तो 18 और 10 28 आ जाएगा। लेकिन जब 28 आया तो हमने इस तरफ से जाते हुए भी मधु को गिना और उस तरफ से आते हुए भी मधु को गिना है ना, तो मधु को हमने 2 बार गिन दिया यहाँ पे, तो एक बार हटाना पड़ेगा क्योंकि मधु एक ही तो पर्सन होगी, ठीक है। तो -1 कर देंगे आप, 27 आ जाएगा आपका मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन द रो। अगर मैक्सिमम बोला होता तो मैक्सिमम केस ये 37 हो जाता, ठीक है। आपसे मिनिमम की बात करी गई तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब आया आपका कैलेंडर का क्वेश्चन। इफ 2 days बिफोर यस्टरडे वॉज संडे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये है यस्टरडे, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका टुडे है, आज, ठीक है। यस्टरडे से 2 दिन पहले की बात हो रही ना, 1 2, यहाँ पे क्या आपका संडे था अगर, तो भाई ये मंडे हो जाएगा, यस्टरडे को आपका ट्यूसडे रहा होगा और आज वेडनेसडे है आपका, इसका मतलब है ना, ठीक है। आपसे पूछा गया है व्हाट डे विल बी 3 days आफ्टर टुमारो, तो पहले तो टुमारो, यहाँ पे कल क्या होगा भाई, थर्सडे होगा, ठीक है। आज थर्सडे से 3 दिन बाद 1 2 3 फ्राइडे, सैटरडे और संडे, संडे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड है उसके अल्फाबेट्स से इन ऑप्शंस में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है भाई, ठीक है। तो कंप्राइज, कंप्राइज को अगर देखें हम COMPRISE, सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे कंप्राइज के, है ना, तो कंप्राइज तो आराम से बन जाएगा। पेंशन, पेंशन के भी सारे अल्फाबेट्स हैं इसमें, देख लो, ठीक है। ओनियन, अनियन के भी सारे हैं भाई इसमें। प्रीच, PREACH, सी, ये जो सी अल्फाबेट है इसमें कहीं सी भी है भाई, REA, कौन सा नहीं बनेगा, COMPRISE, PENSION, पेंशन भी बनेगा। अनियन बनेगा क्या, ONION, अनियन भी बनेगा, PREACH, PREA। हाँ, ये जो ए है ना, ए अल्फाबेट इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो प्रीच बन ही नहीं सकता फिर, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कौन सा नहीं बनेगा करके। तो बाकी तो सारे बनेंगे क्योंकि सब में सारे के सारे अल्फाबेट्स पूरे के पूरे हैं, बस यहाँ पे जो ए है, ए यहाँ अंदर कहीं भी नहीं है, तो प्लीज नहीं बनेगा भाई, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, है, ठीक है। ये है भाई अगला सवाल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या याद करनी है आपको। तो देखो बीच सेंटर में हमारा बन क्या रहा है, इसको रेक्टेंगल बन रहा है पहले, तो रेक्टेंगल के अंदर जब ट्रायंगल्स काउंट करेंगे तो ये ऐसा कुछ बन रहा है ना। क्या होता था, ट्रायंगल का रूल याद है आपको, जब स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल्स की संख्या 4 या 4 से अधिक हो तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाते थे, मल्टीप्लाइड बाय 2 ना। तो यहाँ पे कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर सिर्फ इस बीच वाले फिगर के अंदर अगर हम देखें तो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे भाई, 8 × 2 बराबर 16 ट्रायंगल तो सिर्फ उसके अंदर हो गए, ठीक है। अब ये चीज जो साइड में लग रही है ना यहाँ पे ऐसे करके, और एक इधर से भी लग रही है, अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल गिनने लगे, एक ट्रायंगल ये है, एक ये है 2 और एक ये बड़ा वाला 3, तो वैसे ही 1 2 और एक ये बड़ा वाला 3, 3 इधर हो गए, 3 इधर और हो गए, 6 ये हो गए 22, और 2 ट्रायंगल ये भी होंगे, देखो एक ये वाला और एक ये वाला, बड़े वाले 2, तो कितना हो गया टोटल भाई, 16 22 और 2 24 ट्रायंगल्स टोटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है, यदि ये ट्रेन 50 सेकेंड्स में एक पेड़ को पार करती है, तो आपसे पूछा गया है ट्रेन की गति बताओ, स्पीड बताओ ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। अब ये ट्रेन अगर एक पेड़ को पार करेगी भाई, तो पहली बात तो जब ट्रेन एक पेड़ को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, डिस्टेंस कितना था करके। तो देखो जब भी ट्रेन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, जैसे इंसान बोल लो आप, आदमी, टेलीफोन बूथ बोल लो, या फिर पेड़ बोल लो, या बिजली का खंभा,
इलेक्ट्रिक पोल। इन चीज़ों को जब भी ट्रेन पार करेगी तो ट्रेन कितनी दूरी चलेगी भाई, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी खाली, है ना। क्योंकि कब बोलेंगे हम कि इस ट्रेन ने इस पेड़ को पार कर दिया होगा, जब ट्रेन का आगे वाला हिस्सा यहाँ पे शुरू करेगा और पूरी ट्रेन पार होने के बाद पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे होगा और ट्रेन निकल चुकी होगी। इसका मतलब ट्रेन ने पूरी बॉडी ने ही इस पेड़ को पार किया ना, तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 250 मीटर। ठीक है, अच्छा जी, टाइम आपको दे ही रखा है यहाँ पे 50 सेकेंड था, तो स्पीड बराबर क्या होता था आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना हो जाएगा 250 अपॉन 50, 5 मीटर प्रति सेकंड आपकी यहाँ पे स्पीड आ जाएगी। लेकिन ये आएगी मीटर पर सेकंड में, आपको निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो 5 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो इंटू 18/5 कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये भाई अगला सवाल आपका कि ना सर्टेन कोड, किसी कूट भाषा में ना टेल को लिखा जाता है 42, BANT बेंट को लिखा जाता है 37। आपसे पूछा गया है GODY गोदी का कोड बताओ। ठीक है, तो देखो टेल है और इधर वर्ड है आपका BANT ना, और आपको निकालना है GODY का। टेल को लिखा है इन्होंने 42, बेंट को लिखा है 37। अगर हम सीधे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के हिसाब से इनके नंबर्स देखें ना, तो T आता है आपका 20वें नंबर पे, A आता है आपका पहले नंबर पे, I आता है आपके 9वें नंबर पे, L आता है आपका 12वें नंबर पे, LM, हाँ ठीक है। 20 और 1 20 और 10 30 और 12 42। अच्छा, सारे के सारे अल्फाबेट्स के जो नंबर होंगे करस्पॉन्डिंग नंबर्स का सम कर दिया। देखो 20 10 30 और 12 42। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। देखो अब 2 B दूसरे नंबर पे आता है, A आपका पहले नंबर पे आता है, N आपका 14वें नंबर पे आता है और T आपका 20वें नंबर पे आता है। देखो 20 2 22 1 23 और 14 37। तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग नंबर्स को ऐड कर दो सीधा फिर। तो G होता है आपका EFG 7, O होता है आपका 15, D होता है 4 और Y होता है आपका 25। सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो 25 और 15 40 और 7 47 और 4 51 आपका सही आंसर हो जाएगा। करा कुछ नहीं है, बस उसने क्या करा है, जो अल्फाबेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपके नंबर्स हैं उन नंबर्स को ऐड करके कोड बनाया है सीधे ना, उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 51 है। ये है आपका अगला सवाल। एक कमरा है भाई 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा। ठीक है, 16 मीटर कमरे की लेंथ है और 12 मीटर इस कमरे की ब्रेड्थ है। ठीक है, इट इज सराउंडेड फ्रॉम आउटसाइड बाय 3.5 मीटर वाइड बरामदा। अच्छा जी, इस कमरे के बाहर कह रहे हैं 3.5 मीटर लंबा या 3.5 मीटर चौड़ाई वाला एक बरामदा है। ठीक है, तो ये चीज भी आपकी 3.5 मीटर हो जाएगी और ये चीज भी 3.5 मीटर हो जाएगी। वैसी इधर से भी 3.5 मीटर हो जाएगा ये, और इधर से भी ये 3.5 मीटर हो जाएगा। तो अब अगर देखा जाए ना, आपसे पूछा क्या पहले देखो, हाउ मेनी स्टोन्स ऑफ 7 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर दिस बरामदा। अच्छा, ये कह रहा है इस बरामदे पे हमको लगानी है टाइल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है आपको। तो देखो अगर मैं एक टाइल का एरिया निकालने लगूं पहले, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा भाई, टाइल भी रेक्टेंगुलर ही होगी। देखो 7 डेसीमीटर का मतलब क्या होगा यहाँ पे 70 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसको आप और मीटर में कन्वर्ट करो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7/10 मीटर, ये हो जाएगा आपका 5/10 मीटर। तो इसका मतलब एक टाइल का एरिया अगर मैं निकालने लगूं तो क्या हो जाएगा 7 5 35/100 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अगर हम बरामदे का एरिया निकालें तो बरामदे का एरिया कितना आएगा भाई, बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अगर मैं अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस करूं तो ये जो ये बरामदा बन रहा है मेरा ना, ये चीज इसका एरिया आ जाएगा। तो भाई बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, देखो ये साइड यहां से यहां तक आपकी 16 थी, 3.5 इधर से ऐड हुआ, 3.5 इधर से, तो अब लेंथ कितनी हो गई भाई 16 और 7 कितना होता है आपका 23 मीटर। ठीक है, वैसे अगर ब्रेड्थ की बात करूं, मैं बाहर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं खाली है, तो देखो ये चीज पहले हमारी 12 थी, 3.5 इधर से ऐड हुआ और 3.5 इधर से, 12 और 7 19। ठीक, तो ये हो गया आपका बाहर वाले स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे तो 23 × 19 कितना होगा भाई 230 230 460 में से 23 माइनस करेंगे तो 10 में 3 गया 7 5 में 2 गया 3 437। ये आया आपका बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, उसमें से आपको छोटे वाला रेक्टेंगल जो अंदर है ना, ये
इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना है, तब जाके आपके बरामदे का एरिया आएगा खाली, ठीक है। तो छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, छोटे वाले के डायमेंशन तो आपको पहले से पता थे, ये 16 था, ये 12 था, तो 16 इंटू 12 कितना होता है 192 मीटर स्क्वायर। इसमें से 192 मीटर से स्क्वायर माइनस करेंगे तभी तो ये जो बरामदा बचा उसका एरिया आएगा। तो 7 में से 2 गया 5, 3 13 में से 4, 3 में से गया 245 मीटर से स्क्वायर आया आपका बरामदे का एरिया, ठीक है। तो भाई इस डायमेंशन की आपकी एक टाइल थी, तो टोटल पूरे बरामदे में कितनी टाइल्स फिट हो जाएंगी 245 अपॉन 35 इंटू 100, ये हो जाएगा 5 7 जा 5 20 जा 7 3 जा 21 7 5 जा 35 इंटू 20 मतलब 700 टाइल्स आ जाएंगे आपकी है यहाँ पे टोटल। कितनी 700। ऑप्शन नंबर सी। क्या करा एक बार दोबारा देख लो। पहले हमने एक टाइल का एरिया निकाल लिया खाली, एक टाइल का एरिया कितना है 35 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। आगे उसके बाद हमने क्या करा, हमको सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, ये वाला जिसमें बरामदा है हमारा 3.5 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो पहले हमने बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला, उसमें से अंदर वाले छोटे रेक्टेंगल का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो खाली ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया बच जाएगा, ये चीज बस उसमें लगानी थी हमको टाइल्स भाई। उसका एरिया जितना भी है उस एरिया से एक टाइल के एरिया को डिवाइड कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ गई आपकी ये 700, ठीक है। ये आपका अगला सवाल, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 5। अच्छा चलो भाई आपने बोला चलो वो नंबर n ही था, ठीक है। अगर आप उस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका n/5 आएगा भाई। लेकिन करना क्या चाहिए था हमको, वो कह रहा है हमको मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तो अगर मल्टीप्लाई करते n से 5 को तो क्या आ जाता आपका 5n आ जाता ना आंसर, ठीक है। ये वाला केस गलत है क्योंकि ये हमने करना नहीं था, गलती से कर दिया। करना क्या चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये कह रहा है ना, ठीक है। अब आगे हमसे पूछा जा रहा है देन ऑब्टेन्ड रिजल्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ करेक्ट रिजल्ट। जो हमारा ऑब्टेन्ड रिजल्ट है ये करेक्ट रिजल्ट का इसका कितना प्रतिशत है, तो देखो लिखेंगे कैसे आप n/5 अपॉन 5n। तुलना किससे हो रही है, इससे हो रही है ना, तो इंटू 100 परसेंटेज में ही कन्वर्ट करना है। उसके बाद तो क्या हो जाएगा n/25n इंटू 100, n से n खत्म हो जाएगा, 25 से 100 कटेगा 4%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ये रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है भाई, अनुपात समानुपात का, ठीक है। कैसे निकालते थे आप लोग मीन प्रोपोर्शनल, √AB करके 2 टर्म्स दी होंगी, दोनों को रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना था ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा देखो 3 प्लस ये करना होता था √AB, ठीक है। ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा आपका B। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस √2 इंटू 12 माइनस इसको चेंज कराएगा √32 को तो 16 इंटू 2 होता है ना, 4 √2 हो जाएगा ये, ठीक है। 12 3 36 माइनस 12 √2 प्लस 12 √2 माइनस 8 अंडर रूट के अंदर 28 आपका आंसर हो जाएगा। अंडर रूट 28 मतलब 7 इंटू 4 को आप बाहर ला सकते हैं तो 2√7 आपका आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला याद रखना ही, बार बार रिपीट होता है, मीन प्रोपोर्शनल निकालने वाला है। इस केस में आपका आंसर आया 2√7, ऑप्शन नंबर सी। फिर से रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है भाई। अच्छा यहाँ पे ना एक ट्रायंगल्स के आपको 3 साइड्स दे रखी हैं A B C, क्या क्या 1/2 ये है अगर, 1/3 ये है अगर, 1/4। अब ये साइड्स नहीं दे रखे हैं, उसने दिया क्या हमको, खाली एक रेशियो दे दिया कि तीनों साइड्स इस रेशियो में बटी हुई है, ठीक है। तो पहली बात तो जब ऐसा आपको फ्रैक्शंस के केस में रेशियो दिखे ना, उसको आप रेशियो ना मान के क्या करें, बस ऐसे लिख दें एक बार 1/2 1/3 और 1/4, क्योंकि ये कंटिन्यूअस रेशियो नहीं है। पहले इसको आसान भाषा में कंटिन्यूअस रेशियो में बदलो आप अगर, तो क्या हो जाएगा देखो, डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाएंगे भाई, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा आपका 12, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 और यहाँ 4 इंटू 3। तो जो ये नया रेशियो आया ना, अब क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर 12 12 नीचे 12 12 12 है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं भाई। तीनों साइड्स का नया रेशियो क्या है आपका 6:4:3, ठीक है। अब तीनों साइड्स का रेशियो ये आ गया और हमको पेरीमीटर दिया है यहाँ पे देखो 104 सेंटीमीटर। तो हमको बोला है सबसे लंबी साइड क्या होगी, असली वाली अपॉन नकली वाली। याद होगा आपको मेरी पुरानी वीडियो से, अगर गुणा काम वाली ना याद हो तो एक बार पीछे की वीडियो जरूर देखना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, असली में आपका पेरीमीटर का मतलब होता है क्या, तीनों साइड्स का सम भाई। असली में तीनों साइड्स का सम कितना दे रखा देखो 104, असली वाली हो गया आपका 104। नकली में तीनों साइड्स का सम कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और 3 13। असली वाली अपॉन नकली वाली गुणा काम वाली। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, हमको निकालना है सबसे लंबी साइड कितने सेंटीमीटर की रहेगी या सबसे लंबी साइड कितने मीटर की रहेगी, जो भी है। तो सबसे लंबी साइड कौन सी, यही वाली होगी भाई, दिख के ही लग रहा है आप। तो काम वाली की जगह हम रख देंगे 6,
48 सेंटीमीटर्स की हो जाएगी आपकी लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। पहली 11 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है आपसे। इसका मतलब क्या है, सम संख्याओं के स्क्वायर का, तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर हो गए 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब हमने यही नंबर क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको बोला क्या था, देखो फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, एक के बाद एक आने वाली शुरुआती जो 11 सम संख्या है ना, उनके स्क्वायर का एवरेज पूछा था। तो उनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का पहले 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 तक ऐसे करके जाएंगे, उनका स्क्वायर करना है सबका और उसका एवरेज पूछा है अगर, तो हम क्या करेंगे नीचे लास्ट में सम करने के बाद 11 नंबर से तो 11 से भाग दे देंगे भाई। लेकिन अब इनका सम कैसे करें, यहाँ पे अगर आप एक एक करके सबका स्क्वायर लिखने लगे, सबका स्क्वायर लिखोगे फिर जोड़ोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा पेपर में। तो इसको कॉमन लेके कर सकते हैं हम। देखो कैसे, 2 का स्क्वायर अगर मैं सब जगह से कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का, ये सीरीज बच जाएगी अंदर। अच्छा जी, 2 का स्क्वायर तो हमारा 4 हो जाता है। अब अगर हम इस चीज को अंदर देखें ना, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब फर्स्ट nth टर्म के स्क्वायर्स का सम तो हमको पता ही था क्या होता था, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होता था फॉर्मूला। इसको लगाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, n मतलब 11 टर्म्स है देखो अब, तो 11 प्लस 1 मतलब 12, और ये 2n प्लस 1 मतलब 11 इंटू 2 22 प्लस 1 23 अपॉन 6। अभी हम सिर्फ सम निकाल रहे हैं, लास्ट में 11 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि हमको एवरेज निकालना है। तो सम क्या आ जाएगा, आप देखो यहाँ पे 6 से 12 कटा 2, 22 इंटू 23, आपका ये आया 4 इंटू 22 इंटू 23, 11 इंटू 2 यही कर दिया है ना, 22 इंटू 23 मतलब 484 में 22 और जोड़ेंगे हम, 4 2 6 8 2 10 की 0 4 506, 4 इंटू 506, जो भी नंबर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आपका हो जाएगा टोटल इस पूरी की पूरी सीरीज का सम। सिर्फ सम की बात हो रही है अभी है, और आपको पूछा है एवरेज, तो एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब एवरेज निकालते कैसे थे आप, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इतना आ जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक नंबर ही तो आएगा, लास्ट में काटना ही पड़ेगा, लास्ट में अपॉन 11 करना है क्योंकि अभी हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 11 थी ना, तो 11 से इसको काटोगे, देखो 11 इंटू 4 44 6 46 बार कटेगा, तो 46 इंटू 4 होता है आपका 4 184, ये आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक बार देख लो किया क्या, पहले पूरी की पूरी सीरीज लिखी, उसका सम करा, लास्ट में 11 से डिवाइड करा, क्यों, क्योंकि हमको एवरेज निकालना था। ठीक है, और यहाँ पे हमने शॉर्टकट लगाया थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि भाई वरना सबके स्क्वायर को निकाल के एक एक करके आपको जोड़ना पड़ता। ठीक है, देखते हैं अब अगला सवाल है, ये है भाई अगला सवाल। ए और बी किसी काम को कह रहे हैं 12 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, यदि ए की कार्य क्षमता बी सी से दुगनी है तो फिर सी अकेले काम कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ए और बी मिला के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। ठीक है, बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। बस इतनी कंडीशन हमको दे रखी है। अगर तो यहां से एक चीज तो मान सकते हैं हम कि टोटल काम देखो ए और बी ने भी वही काम करा जो बी और सी ने करा। ठीक है, दोनों केसेस में काम सेम था, तो हम इसको कोई एक कॉमन नंबर मान सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन नंबर क्या माने भाई, इस 12 और 15 का कोई कॉमन मल्टीपल ले लो। अगर हमने बोला टोटल काम 60 था, ठीक है, अज्यूम करा हमने कि टोटल काम अगर 60 था, ठीक है, तो भाई ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं ना 60 काम, तो एक दिन में ए और बी कितना काम कर रहे होंगे, 5, तभी तो 12 दिन में 60 काम खत्म हो रहा होगा। ठीक है, वैसे बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं 60 काम खत्म, तो एक दिन में 4 काम कर रहे होंगे ना बी और सी मिला के, तभी तो 15 दिन में 60 काम खत्म हो रहा होगा। अब अगर हमारे पास ये कंडीशन आ गई, अब देखो आपको आगे क्या बोला था उसने
इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए इज डबल देन दैट ऑफ सी, इसका मतलब क्या है, ए की कार्य क्षमता सी से दुगनी है। इसका मतलब क्या है, अगर हम कार्य की बात करें ना भाई, ए बी और सी, कि ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, या सी एक दिन में कितना काम करता है, तो उसने बोला क्या, ए की कार्य क्षमता सी से दुगनी है। इसका मतलब क्या है, सी अगर एक दिन में एक काम करता होगा तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा भाई, 2 काम करता होगा। अच्छा जी, अब यहां पे देखें, अगर ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, उसमें से हमने बोला अगर ए एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो बी एक दिन में कितना काम करना चाहिए, 3, तभी तो एक दिन में 5 काम करेंगे दोनों मिला के। ठीक है, 5 हो गया भाई, कंडीशन यहां से देखें तो सेटिस्फाई हो रही है ए और बी में। चलो बी और सी के लिए चेक करते हैं। ठीक है, बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 4। ठीक है, यहां से देखो तो बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3, और सी एक दिन में 1, दोनों मिला के एक दिन में 4 काम कर रहे नहीं कर रहे बी और सी, तो भाई ये कंडीशन सही बन गई हमारी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा। हमसे बोला है सी ये 60 काम कितने दिन में करेगा, जब सी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में करेगा भाई लोगों, 60 दिन में। ठीक है, ये था हमारा आंसर। अगला सवाल है आपका जनरल अवेयरनेस से, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, कौन होता है भाई एनडीएमए का हेड, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। Which one of the following longitude is the standard meridian of India? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहां से गुजरती है, मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश कहां पे आएगा, ऑप्शन नंबर 82 डिग्री या 82.5 डिग्री ईस्ट, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है। याद रखना कौन सी प्लेस से गुजरती है लाइन, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ओरंग टाइगर रिजर्व कहां पे है भाई, आसाम में। क्लासिकल डांस भरतनाट्यम बिलोंग टू विच स्टेट, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु। स्टैटिक जी के बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आप लोग के लिए, वाई ग्रुप वालों। 5-6 क्वेश्चन आएंगे और सारे के सारे करंट अफेयर मैक्सिमम मिलेगा, या 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा, वो आसान आता है, करंट अफेयर आप कर ही लेंगे। स्टैटिक जी के पूरी की पूरी खत्म करके जानी ही पड़ेगी आपको, है। मॉरिशियस आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच ओशन, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। देखो इधर अगर हम बोलेंगे आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपका इंडिया है, ऐसे करके है भाई इंडिया का मैप। ठीक है, यहाँ इधर श्रीलंका है, मॉरिशियस यहाँ कहीं पे आता है। ठीक है, अब मॉरिशियस यहाँ कहीं पे आता है तो ये कौन सा ओशन है आपका, इंडियन ओशन है ये। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज सरवनबेलागोला लोकेटेड। सरवनबेलागोला, अब आप में से कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा सरवनबेलागोला है क्या। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स वाली लिस्ट याद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स और लोकेशंस की, कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट में, कौन सी सिटी में, ऐसे करके, ठीक। उसमें आ जाएगा आपका टॉपिक। तो सरवनबेलागोला जो टेम्पल्स हैं वो यहाँ पे कर्नाटका में, ठीक है। When is नेशनल जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेटेड, नेशनल राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है भाई, और क्यों मनाया जाता है पहले तो 7 अगस्त को आपको ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था ना जेवलिन थ्रो में, इस वजह से। तो कब मनाया जाता है भाई, फिर 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। तो दोस्तों ये था आपका सेट नंबर 2 कंप्लीट सेट। पढ़ते रहिए आगे, अगला सेट आपको इसी टाइमिंग में कल दे दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.